हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के जो कुछ प्रश्न और उदाहरण शेष बच गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 2, उदाहरण नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो संख्या क्या दी है हमारी, 6 दी है और क्या दी है, 20 दी है। ये हमारा है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, संख्या 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ। तो उदाहरण नंबर 2 है, एलसीएम संख्या 6 दी है और 20 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के कुल मिला के सबसे पहले इनका उसी बार हम लोग फैक्टर निकालेंगे, जैसे अभी सभी सवालों को हम लोग अलग अलग निकाले थे। तो इनमें सबसे पहले हम लोग 6 को निकालेंगे, 6 के फैक्टर। तो 6 को निकालेंगे, 2 निकालेंगे, फिर 2 3 6, फिर 3 निकाले, 3 एकम 3। अब यानी हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार हम लोग क्या है 20 को निकालेंगे। तो 20 से क्या हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। यानी हम लोग 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब हम लोग 20 को इस पर भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5। ठीक, अब इनमें क्या निकालें हम लोग, एच सी एफ। क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे एच सी एफ। एच सी एफ क्या होगा कि हम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो क्या है सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन हो सकती है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है ना, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 1 कॉमन आएगा। फिर यहाँ यानी एच सी एफ हम छोटी घात ही लेंगे और यहाँ तो 5 से यहाँ तो कॉमन नहीं है, तो केवल एच सी एफ हमारा आएगा एच सी एफ बराबर कितना का 2 आएगा। हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एल सी एम। हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में क्या है हम लोग बड़ी घात लेंगे, पर 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 के पावर क्या जाएगा 2 आएगा। फिर यहाँ क्या 3, यहाँ 3 है, पूरा एलसीएम पूरा 3 ही आ जाएगा। फिर 5 आ जाएगा। कुल मिला के हमारा आंसर आ गया 4 गुणे 3 गुणे 5। तो हमारा एलसीएम क्या है, 3 पाई 15 15 चौको 60, कितना आ गया 60। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2 आ गया। इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 3 को हमने सॉल्व कर डाला। अब आते हैं अपने बुक का उदाहरण नंबर 3। अभी हमने उदाहरण नंबर 2 सॉल्व किया, अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 में आते हैं। उदाहरण नंबर 3 हमारा सवाल क्या कहता है, उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है। उदाहरण 3 को हम एक बार बुक से देखें तो और पढ़ें, फिर उसका आंसर निकालते हैं। उदाहरण नंबर 3 हमारा ये सवाल है। उदाहरण नंबर 3 हमारा सवाल ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड 20 द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर क्या एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब इनका पहले क्या एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर उसी एचसीएफ के साथ क्या हमें एलसीएम ज्ञात करना है। और यहाँ पास सूत्र लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमें इस सूत्र को भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो हम शुरू कर रहे हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 हमारा क्या कहता है, संख्या दी है 96 और 404। हमारी संख्या ये हमारे हमको इतना दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करें तो पहले हम लोग 96 के फैक्टर निकालें। तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 48 आ गया। अब 48 आ गया, इसको हम लोग फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर हम लोग काटेंगे 2 से, 2 छक्का 12, फिर हम लोग काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6। हमारा इस बार आंसर आ गया। ठीक, अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यानी क्या है हम लोग 96 को ले सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी हम 96 लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3, इतना लिख सकते हैं। और सेम हम निकालेंगे 404 का निकालेंगे, तो 4 से हम लोग निकालेंगे फैट अलग से निकालेंगे। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 फुन 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 फुन 2 एकम 2, फिर से हम काटेंगे 101 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी क्या है हम 404 को हम लोग लिख सकते हैं, 404 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 101, यानी हम 404 को इस तरह भी लिख सकते हैं
2 पर 2 गुणे 101। अब हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है, और उस एचसीएफ की सहायता से हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, तो हम इसका एचसीएफ की हम बात करें, इसके एचसीएफ की हम बात करें, इसके एचसीएफ की हम बात करें, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो इसका एचसीएफ की हम बात करें, एचसीएफ ये निकाल देते हैं, एचसीएफ यहाँ कितना आएगा, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पास क्या है 96 में 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो एचसीएफ में हमेशा जो कॉमन संख्या होगी दोनों में उसकी छोटी घात लेंगे, तो 5 2 की पावर 5 बड़ा है, 2 की पावर 2 छोटा है, तो क्या लेंगे 2 की पावर 2, यानी क्या हमारा एचसीएफ जो है हमारा एचसीएफ जो हमारा आएगा एचसीएफ तो कितना आ गया 4, एचसीएफ कितना आ गया 4। हम इस एचसीएफ की सहायता से हम एलसीएम निकालेंगे, तो सूत्र हमारा क्या लगेगा, वही जो हमने बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो सूत्र यहाँ देखेंगे, सूत्र क्या यहाँ यूज हो रहा है, सूत्र यूज हो रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र यहाँ यूज हो रहा है, सूत्र यूज हो रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है कि उन संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ ये होता है। तो अब हमारे पास अभी क्या है, दो संख्या क्या कौन कौन सी है, संख्या हमारे पास है कि 96 गुणे 404 बराबर एलसीएम तो नहीं दिया, ज्ञात ही करना है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना हम निकाले हैं, एचसीएफ निकाले हैं 4, एचसीएफ क्या 4, यही 4 में एचसीएफ क्या यहाँ रख देंगे तो 4 आ गया। ठीक, अब तो 96 गुणे 404 और ये गुणे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 4 बटे क्या है एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब जो इसको लोग क्या है सॉल्व करेंगे, तो हम इसको काटें तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, यानी कितना है 96 गुणे 101 बराबर एलसीएम, ये हमारा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। हमने यहाँ किया इसको बटे में भेज दिया, काट दिया, तो 96 गुणे 101 इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद अब जब इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा करने, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 96 एलसीएम, यानी क्या है 9696 का हमारा एलसीएम आ गया, तो कुल मिला हमारा आंसर आ गया। तो इस सवाल में कुछ करना है हमें नहीं था, हमें ये जो एक संख्या दी थी इनका पहले फैक्टर निकालें, 96 को अलग से जैसे हर सवाल में करते आए, तो इतना 96 को निकालें तो इतना है, 2 की पावर 5 और 3 कर सकते हैं, और 404 को हम फैक्टर निकालें, इतना आया। फिर इन इसका और इसका दोनों का एचसीएफ निकाले, 4 आया। अब इस एचसीएफ की सहायता से हमें क्या एलसीएम निकालना है, इस एचसीएफ की सहायता से हमें एलसीएम निकालना है। तो हमको सूत्र मालूम है, सूत्र क्या मालूम है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी दी थी, दो संख्या हमारे पास दी थी, एक 96 दी थी और क्या थी 404 दी थी। अब बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम हमें निकालना ही है, एचसीएफ हम 4 निकाले, 4 रख दिए, फिर यहाँ से सॉल्व कर लिए, बेसिक मैथ है, तो यहाँ बटे में 4 आ गया, काट दिए तो 96 गुणे आ गया 101 और यहाँ का हमारा एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार क्या हमारे फाइनली हमारा उदाहरण नंबर तीसरे का हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे क्या हम इसी पर हम चेक करेंगे उदाहरण नंबर 4, इसी पर हम चेक करने वाले हैं अपनी बुक का उदाहरण नंबर 4, क्या चेक करवाने हैं बुक का उदाहरण नंबर 4। ठीक, यहाँ पास उदाहरण नंबर 4, हमारी बुक का उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, हम ये थोड़ा देखते हैं कि बुक में हमारा उदाहरण नंबर 4 क्या दिया है। तो उदाहरण नंबर 4 हम ये सामने रखा है, इसको थोड़ा देख लें। ये दिया है कि 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड 20 द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें दिखाना है कि यह एलसीएम इससे कितना आ रहा है। ठीक, तो चेक करते हैं। संख्या क्या थी हमारे पास, 6 थी, 72 थी और क्या 120। तो वही बेसिक जो भी करते आए हैं, सबका फैक्टर अलग निकालेंगे। तो 6 निकालो, 2 2 3 6, 3 1 कम 3, इतना गया। सेम तुम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 72 को अगर हम निकालें तो 2 से काटो 36, फिर 2 से काटो 18, फिर काटो 2 से 9, फिर 3 से काटो तो 3, फिर 3 से काटो 1। ठीक, इतना। तो मतलब हम लोग 72 को लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हम लोग 72 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितने हैं, 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है कितने, हमारे पास 2 3 है, 1 2 3, 3 लग जाए, गुणे 3 की पावर 2। सेम हम निकालेंगे इसी प्रकार, इसी पर हम निकालेंगे 120 का, किसको निकालेंगे 120 का, 120 यहाँ निकाल देते हैं, कोई बात नहीं।
इसी पर हम निकालेंगे 120 का। 120 का फैक्टर अलग से निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से काटो 60, फिर काटो 2 से 30, फिर 2 से काटो 15, फिर काटो 5 से, 5 3 15, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, यानी क्या हमारा 120 का जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, हमारे इस प्रकार का हम इसको 120 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुणे 2 3 गुणे 5। हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम निकालें। एलसीएम में क्या है, संख्या आएगी जिसकी घात बड़ी हो, क्या देखें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 है, 2 इनमें कॉमन है, ठीक। और यहाँ 6 में भी क्या 2 कॉमन है, तो क्या लेंगे हम सबसे पहले लेंगे बड़ी घात, देखो तो 6 में और 72 में और इसमें 120 में, 120 में 2 पावर 3 सबसे बड़ी है तो फिर 2 पावर 3 ले लेंगे। फिर क्या कौन है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो 3 पावर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे एलसीएम ये होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम को, हमारा एलसीएम आ रहा है कितना, 600 360 आ रहा है। एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम आ रहा है 360 आ रहा है। सेम इसी प्रकार हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे। इसका क्या निकाल, इसी प्रकार यहाँ पर कर देते हैं, छोटा सवाल है HCF। एचसीएफ का जो क्या है, तीनों में कॉमन, तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 6 में भी 2 है, 72 में भी 2 है, और क्या 120 में भी 2 है। लेकिन एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेंगे, तो उस संख्या के तो 2 के पावर 1 यहाँ, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमारा क्या है 3 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 6। इस प्रकार हमने निकाल दिया कि एलसीएम और एचसीएफ। हमने अपना उदाहरण नंबर 4 को भी सॉल्व कर डाले। अब हम अपनी बुक का उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हम क्या है 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है कि HCF 306 557 कितना दिया है, 9 दिया है, और हमें इन्हीं संख्याओं का क्या दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा जो हमने बेसिक ही बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF, ठीक। तो हमारे पास जो दिया पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, देखना ऐसे लिखना है, जैसे हल ऐसे लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि HCF किनका HCF 306 गुणे इंटू 306 कामा 657 का HCF जो दिया है 9 दिया है, ठीक। हमें क्या करना है, एलसीएम का करना है, बस सिंपल सा वही एक सूत्र लगाएंगे, काम खत्म। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। और संख्या अपने पास कौन कौन सी संख्या है, हमारे पास 306 और 57 संख्या है, यही है 306 और 657। तो संख्या क्या है हमारे पास है 306 गुणे 657, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम तुम्हें ज्ञात करना है, और एचसीएफ कितना दिया है 9, एचसीएफ कितना दिया है 9, तो 9 यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 306 गुणे 657 बटे में कितना आएगा, 9 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर में एलसीएम हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग काटेंगे, 9 कम 9 और 9 3 27 और 9 चौको 36, कितना आ गया 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 22,338 बराबर एलसीएम। मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया एलसीएम आ गया 22,338। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब क्या है, 6 की घात n है और n एक प्राकृतिक संख्या है,
तो क्या वो जीरो पर समाप्त होती है? नहीं। इसके लिए पहले हम बेसिक ये समझ लेते हैं कि कोई संख्या जीरो पर कैसे समाप्त होगी। यदि किसी यानी कहने का मतलब ये है कि इकाइयाँ उसका जीरो यानी 6 की पावर n है, ऐसा लिखा गया है। अब बोलता है यहाँ n के मान आप प्राकृतिक संख्या कुछ भी रखें, जैसे n बराबर 1 रखें, 2, 3, 4 ऐसे डॉट कुछ अनंत कुछ भी रखें और रखने के बाद उसका हल करें। हल करने के बाद इकाई अंक जीरो आता है या नहीं, हमें ये चेक करना है कि इसका हल करने के बाद इकाई अंक जीरो आता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे हम लिख रहे हैं 6 और 2, तो ये क्या 36 आ रहा है, तभी क्या है इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या जीरो नहीं आ रहा। तो ऐसे हमें चेक करना है। तो जीरो आने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि जब किसी संख्या का जीरो कैसे आ सकता है, जब उसका गुणनखंड क्या 2 और 5 हो। 2 उसमें जरूर 2 और 5 जरूर हो, मतलब कहने का मतलब उसमें एक सम संख्या हो और उस सम संख्या में 5 का गुणा हो, तभी लास्ट में जीरो आ सकता, अन्यथा जीरो नहीं आ सकता। हमें इस सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो हम लिखते हैं हल, लिखते हैं अच्छे से एग्जाम के अनुसार, उत्तर अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। तो हल हमारा 5 चल रहा है। ठीक, वही चीज लिख के दिखाना है। ठीक, लेकिन जैसे हम बात करें 2 गुणे 5 10 आ रहा है, लास्ट में कितना है जीरो आ ही रहा है। अब ले लो 4 गुणे 5 तब भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है। यानी क्या है हमें कुल मिला के एक 5 चाहिए उसका गुणनखंड और क्या एक सम संख्या चाहिए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस 6 में इसका जो हो गुणनखंड 2 और 3 है, 5 कहीं आ ही नहीं रहा, क्योंकि 5 इसका गुणनखंड आ ही नहीं रहा तो क्या है हम इसमें जीरो नहीं लाएंगे। यही सिद्ध करके दिखाना है। तो लिखना पूरी हिंदी प्रॉपर से, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या संख्या 2 तथा 5 2 तथा 5 यानी उसका गुणनखंड में 2 और 5, 2 मतलब हम सम संख्या भी कह सकते हैं, 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से हो, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अनिवार्य रूप से क्या हो उपस्थित हो, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। वो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अन्यथा वह संख्या शून्य पर यानी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार पूरी प्रॉपर रीजन हिंदी लिख के देना है ताकि पूरे पूरे नंबर मिले। तो हम देखते हैं 6 की पावर n बराबर, तुम 6 का फैक्टर निकाले हैं, 2 गुणे 3 आ सकता है, पूरे पावर क्या देंगे n कर देंगे। अब इसमें लिख सकते हैं 6 की पावर n बराबर 2 के पावर n गुणे 3 की पावर n। अब इसमें 6 के फैक्टर में हमें 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा, और 5 नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस यहाँ लिखना है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अब जब संख्या 5 उपस्थित नहीं है तो अब क्या है आता है हम लिखें आता है 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस ये आंसर लेके दे देना। तो इस सवाल में हमें इतना सा आंसर देना था और कुछ नहीं।
इसके बारे में और समझते हैं क्या कहता है कि उसने ये बोला कि 6 के पावर n n कोई हमारी कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 हम कुछ भी मान रखें 6 के पावर में, कुछ भी मान हम रख रहे हैं 6 के पावर में घात में, चाहे 1 रखें 2 रखें 3, हल करने पर बोल रहा है कि वो शून्य पर समाप्त, मतलब क्या उसका इकाई अंक क्या हो, शून्य हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब किसी भी संख्या का जो फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें एक सम संख्या मिले और एक गुणे में 5 मिले, तभी संभव हो सकता है। लेकिन 6 के फैक्टर हम जब निकालते हैं 2 और 3 आता है, 5 आ ही नहीं रहा। जब 5 इसके गुणनखंड जब 5 आ ही नहीं रहा तो संख्या कभी शून्य हमें इकाई अंक मिल ही नहीं सकती। ये इकाई अंक का कंसेप्ट है। यह इकाई अंक थोड़ा अगर अच्छे से कंसेप्ट सीखना हो तो इसी यूट्यूब के चैनल में जाना है और प्लेलिस्ट में एक इकाई अंक का पहला वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से चेक कर लेना है कि इकाई अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इकाई अंक निकालने के लिए आप वीडियो इसी चैनल के में देख सकते हैं, एक इकाई अंक का वीडियो डाला हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा साथ हुआ। ठीक है, तो इसमें केवल इकाई अंक कंसेप्ट था, इकाई अंक कैसे निकालें, है ना। तो आप जाके इस चैनल में इकाई अंक वीडियो देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा। हालांकि इतना बहुत है, बस एग्जाम में आपको इतना से इतना करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अपने जैसे ही हमारी बुक का प्रश्न क्रमांक 5 है, उसी से मिलता जुलता हमारी इस बुक में उदाहरण नंबर 1 सवाल दिया है। सेम इसी प्रकार सवाल है, वहाँ से केवल क्या अंतर था, प्रश्न क्रमांक हमारे 5 में क्या था कि 6 के पावर n था, इसमें क्या हो, और उदाहरण नंबर 1 में हमारे है 4 के पावर n, बस इतना अंतर है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 1 कहता है, जैसे हम पढ़ने की कोशिश करें, अगर संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई मान ऐसा है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होता हो। हमारी प्रश्न हमारा ये कहता है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रकार जैसे हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सवाल हमारा कहता है कि ऐसे n का मान ऐसा कुछ रखना है कि उसको हल करें तो इकाई अंक क्या आए, 0 आए। सवाल कहता है कि संख्या 4 पर समाप्त, संख्या वो बोला है कि 4 की पावर n में n का मान क्या रखें, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट हम कोई प्राकृतिक संख्या रखें, और सवाल कहता है कि क्या यह रखें तो क्या इसका जो हल करने पर क्या इसका इकाई अंक क्या शून्य आता है, नहीं। यदि शून्य आता है तो ठीक है, अन्यथा इसका उत्तर हम लोग देंगे कि शून्य नहीं आता। तो ऐसे कौन संख्या रखें, तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब इसके गुणनखंड में एक संख्या सम हो और 5 हो। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम 4 का क्या निकालें, गुणनखंड निकालें, यानी कि हम फैक्टर निकालें और फैक्टर निकालने पर एक संख्या कम से कम 2 आए और क्या है 5 तो अनिवार्य रूप से हो, तभी क्या हो शून्य पर समाप्त हो सकती है। जैसे हम बात करें कि 2 गुणे 5 10 आ रहा है ना, तो क्या इसका एक अंक क्या है, शून्य हो रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 4 गुणे 5 इक्वल टू 20 है ना। ऐसे क्या मतलब इसका एक कोई फैक्टर सम संख्या जरूर होना चाहिए, जब सम संख्या होगा तभी क्या है वो हमारी शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, इसी प्रकार हम लोग कई सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम ले लें अगर कि 8 गुणे 5, तो 8 पंचे 40, शून्य आ गया, यानी क्या है इकाई अंक शून्य तभी आ सकता है जब उसमें एक संख्या सम संख्या हो और उसका एक गुणनखंड क्या हो 5 हो, तभी क्या हमारा आ सकता, अन्यथा नहीं आ सकता। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व किए थे, वैसे में क्या है हम उदाहरण नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ इसकी भाषा लिखेंगे जो हमें अच्छे नंबर देगा। तो उदाहरण नंबर 1 हम इसे हल करते हैं। इसमें ये लिखना है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। जैसे हम प्रश्न क्रमांक 5 हल किए, उसी प्रकार इसको हल करना है। तो लिखना है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 तथा 5
अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त क्या होगी? समाप्त होती है। ठीक, तो हम देख रहे हैं जैसे अब क्या हमारे पास दिया है 4 के पावर n, तो इसमें अपन अगर इसके अगर गुणनखंड निकालें तो 2 गुणे 2 होगा, और इसका जो हमारा होगा तो पावर में n लगा देंगे, तो हमने क्या है पावर में n लगा दी। अब इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 2 के पावर n। अब इसमें हम अगर देख रहे हैं कि 4 के गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या है 5 नहीं आ रहा, और 5 नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस वही लिखना है कि 4 के पावर n 4 के पावर n के अभाज्य खंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। और जो संख्या 5 उपस्थित नहीं है तो ये क्या है, इसका कोई भी इकाई अंक शून्य हो ही नहीं सकता। अतः लिखेंगे 4 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस ये हमारा का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हम क्या है अपने इस बुक का उदाहरण नंबर 1 सॉल्व किए, और यही से मिलता जुलता हमारे बुक का प्रश्नावली 101 का सवाल नंबर 5वां है। बुक के क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य मतलब क्या है कि भाज्य संख्या वो होती हैं जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड, और अभाज्य क्या होती है जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, हमें ऐसे करके दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्रमांक 6 को हम लोग को सिद्ध करना है, तो हल लिखेंगे 6, हल 6 लिखेंगे। तो अब इन्हीं संख्या को हम लोग थोड़ा लेकर चलते हैं कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या दी थी, संख्या हमारे पास ये दी है, एक संख्या दी है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये संख्या दी है। और एक संख्या हमारे पास दी है क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये दी है संख्या। ठीक है, तो हम पहले मान लेंगे, माना a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब यहाँ पे क्या है 13 क्या आ जाएगा, कॉमन जाएगा, 13 कॉमन आ गया, ले लो 13 कॉमन, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1, इतना आ गया। ठीक, इनका जब हम लोग सॉरी यहाँ 1 होगा, इसको हम यहाँ जब 13 कॉमन आ जाएगा तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 13 गुणे 11 77 प्लस 1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा 13 गुणे 78, 13 गुणे 78 हो गया 78। ठीक है, अब 13 गुणे 78 ये हमारा यानी क्या है, हम 13 गुणे 78 क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 6 13 छंग 78 लिख सकते हैं, और गुणे 1, यानी देख रहे हैं कि हमारे ये भाज्य है, क्योंकि इसमें क्या 2 से ज़्यादा से गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे भाज्य है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ, लिख देंगे यहाँ
यहाँ 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में फल के रूप में लिखी जा सकती है, जा सकती है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। मतलब ये जो संख्या दी हुई थी, इसको क्या है, हम 2 से ज़्यादा गुणनखंड में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो कह देंगे यह एक भाज्य संख्या है। तो अभी हमने इसको निकालते हैं, अब इसको निकाल के चेक करते हैं क्या ये भी संख्या भाज्य संख्या है या नहीं। तो मान लेते हैं बी बराबर, माना बी बराबर क्या मान लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब यहाँ से क्या हमारा क्या, यहाँ से हमारा 1+5, सॉरी 1+5 यहाँ 1+5 है ना। तो यहाँ से क्या हमारा 5 आ जाएगा, कौन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1+1 बचेगा। तो इसका जो हमारा हल आएगा, तो इसका जब 5 गुणे, जब इसको हम लोग गुणा करके निकालेंगे इनका, तो आता है 1008 प्लस 1 चल रहा है, तो हमारा आ जाएगा 5 गुणे 1009। हम इसे भी कह सकते हैं 5 गुणे 1009 गुणे। हम यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, यहाँ भी हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो हम कह देंगे यह एक भाज्य संख्या। सेम यही लाइन जो यहाँ पास लिखे थे वही लाइन सेम हम यहाँ लिख देंगे। हम लिख देंगे यहाँ 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से जब आप इस प्रश्न का जवाब इस तरह से देंगे तो आपको एग्जाम में सारे के सारे नंबर मिलने चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब आते हैं अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 7 में, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को खत्म करते ही हमारे बुक के इस एक समय के पूरे सवाल खत्म हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक कोई खेल का मैदान है, ऐसे वृत्ताकार क्या है, पथ है। मैदान के चारों ओर क्या है, हमारा वृत्ताकार पथ है, ऐसे वृत्ताकार हमारा पथ है। ठीक, वृत्ताकार इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मतलब इसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ किए थे, मतलब वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय से चलना प्रारंभ किए थे, है ना। तो पुनः कितने समय बाद पुनः यहाँ पास मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ चला होगा, एक चक्कर लग 18 मिनट में मिले, लेकिन इसका एक चक्कर क्या 12 मिनट लग जाता है। तो कुल मिला के इनका हम लोग ऐसे निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम उत्तर देंगे, उत्तर नंबर 7। वे दोनों एक ही स्थान पर, वे दोनों एक ही स्थान पर, वे दोनों एक ही स्थान पर, इसको हम थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन में इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं कि हम पहले ये लिख दें कि सोनिया द्वारा
एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 18 मिनट है और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है 12 मिनट है। तो वो दोनों पुनः एक ही स्थान पर हम कब मिलेंगे, उनके एलसीएम के बराबर मिलेंगे, तो लिख देंगे वे दोनों एक ही स्थान पर, वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम यानी 18 और 12 एलसीएम के बाद मिलेंगे। ठीक है, वो पुनः कब मिलेंगे, हमको एलसीएम निकाल देंगे और काम खत्म। तो हम जब इसका 18 का जब फैक्टर निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, यानी 3 तक 9 दूनी 18। अब जब हम लोग निकालेंगे 12 का तो 2 गुणे 3, ठीक। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा यानी ये 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, हम ये देख लेते हैं। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, तो यानी 2 3 है, ये आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणे 9 यानी क्या है 36, यानी वो दोनों क्या है, यानी वो दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो लिखेंगे वे वे दोनों पुनः यानी सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, आंसर, ठीक। तो ये हमारा आज से हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। हमारी प्रश्नावली 1.1 की हमने उदाहरण सहित हमने समाप्त किया है। अब अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ, जैसे इकाइयाँ का निकालना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो इसी चैनल में आपको जाना है और इनकी सारी वीडियो उपलब्ध हैं, आप थोड़ा देख लेंगे तो बेसिक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।